बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर और हमारी केमिस्ट्रीज़ का कुल मिलाकर चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम है। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर सबसे पहले केमिकल इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है कि केमिकल इक्विलिब्रियम कहते किसे हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखें, केमिकल रिएक्शंस जितने भी होते हैं हमारे पास, उन केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट्स चेंज होते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कंप्लीट होते हैं और कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो इनकम्प्लीट होते हैं। कंप्लीट रिएक्शंस का मतलब ये है कि ऐसे रिएक्शंस जिनके रिएक्टेंट्स मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाएं, तो उन रिएक्शंस को नाम देते हैं कंप्लीट रिएक्शंस का। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, ये मुकम्मल तौर पर एक दूसरे के साथ मिलेंगे और मिलकर चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। कंप्लीट रिएक्शंस में ये होता है कि एक रिएक्शन की इब्तिदा में रिएक्टेंट्स होते हैं मैक्सिमम और प्रोडक्ट होते हैं ज़ीरो। फिर वक्त के साथ साथ जो जो रिएक्शन प्रोसीड करता है, रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं और प्रोडक्ट्स बढ़ते जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है कि रिएक्टेंट्स कम होते होते ज़ीरो हो जाते हैं और प्रोडक्ट्स बन जाते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे रिएक्शंस को नाम देते हैं कंप्लीट रिएक्शंस का। अब दूसरे जो रिएक्शंस हैं उन रिएक्शंस को नाम देते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शंस। इनकम्प्लीट रिएक्शंस उनको कहते हैं कि जिनमें ऑल रिएक्टेंट्स आर नॉट कंज्यूम्ड, कि ऐसे रिएक्शंस जिनमें तमाम रिएक्टेंट्स रिएक्शन में इस्तेमाल न हो, तो उन रिएक्टेंट्स को नाम देते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शंस का। अब तमाम रिएक्टेंट्स इस्तेमाल ना हो, इसका मतलब क्या है? देखें, रिएक्टेंट्स की जो मकदार होती है उसमें कुछ मकदार में रिएक्टेंट्स इस्तेमाल होते हैं और कुछ मकदार में रिएक्टेंट्स इस्तेमाल नहीं होते। अब ये कैसे होता है कि देखें, इनकम्प्लीट रिएक्शन जब स्टार्ट होते हैं तो इनिशियली उन रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं मैक्सिमम और प्रोडक्ट्स होते हैं ज़ीरो। जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद जो जो टाइम गुजरता है रिएक्टेंट्स कम होते जाते हैं, डिक्रीज होते हैं, और प्रोडक्ट्स जो होते हैं ये बनने शुरू होते हैं। पहले इनिशियल स्टेज में रिएक्टेंट्स मैक्सिमम थे और प्रोडक्ट ज़ीरो थे, लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट होगा तो रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे और प्रोडक्ट्स आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएंगे। ज़ीरो थे तो ये बनेंगे, बनकर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट्स ज़्यादा होते जाएंगे। देखिए, जब रिएक्टेंट्स कम हो जाएंगे, प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये जब थोड़े से बनेंगे तो बनने के बाद यही प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट्स में चेंज होना शुरू हो जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शंस में, थोड़े से प्रोडक्ट्स बनेंगे, ये प्रोडक्ट्स दोबारा चेंज होना शुरू हो जाते हैं रिएक्टेंट्स के अंदर। अब होता ये है कि जब ये दोनों रिएक्शंस एक साथ स्टार्ट होते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में भी चेंज हों और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में भी चेंज हों, तो शुरू में इस तरह होता है कि देखें, जो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, और प्रोडक्ट्स जो रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं ये बैकवर्ड रिएक्शन है। तो जब ये दोनों रिएक्शन शुरू होते हैं, इनके इब्तिदा में फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार ज़्यादा होती है और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार कम होती है। तो इसलिए रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मकदार में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में कम मकदार में चेंज होते हैं। लेकिन थोड़े से वक्त के बाद जिस रफ्तार में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल उसी रफ्तार में प्रोडक्ट्स चेंज हो जाएंगे रिएक्टेंट्स के अंदर। जब फॉरवर्ड रिएक्शन की रफ्तार और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो जाएगी, तो उसके बाद न रिएक्टेंट्स की मकदार में कोई तब्दीली आएगी और न ही प्रोडक्ट्स की मकदार में कोई तब्दीली आएगी। तो जब कोई इनकम्प्लीट रिएक्शन ऐसी स्टेज गेन करे कि उसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हों और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मकदार के अंदर मज़ीद कोई तब्दीली ना आए,
तो उस रिएक्शन को नाम देते हैं या उस स्टेज को नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब इसमें यह लाजमी नहीं है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स दोनों की तादाद सेम हो, दोनों की मकदार सेम होना लाजमी नहीं है, लेकिन दोनों की मकदार का कांस्टेंट होना लाजमी है। अब इसके एक एग्जांपल आगे देते हैं कि हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने लिया हुआ है लिक्विड वाटर और इसके नीचे दी हुई है हीट। तो अब देखें इस रिएक्शन के स्टार्ट में लिक्विड वाटर जो हमारे पास है वाटर, ये रिएक्टेंट है और ये है मैक्सिमम, और जो प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं यहाँ पर गैसियस वाटर जो है वेपर्स हैं 0। लेकिन जब इस कंटेनर को हीट देंगे तो हीट देने से देखें ये जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में ये चेंज होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता वेपर्स में, या आहिस्ता आहिस्ता चेंज होना शुरू हो जाएगा वेपर्स में। जब ये वेपर्स में चेंज होना शुरू हो जाएगा तो ये वेपर्स जाकर ऊपर क्लोज कंटेनर है इसलिए वेपर्स बाहर नहीं निकल सकते, ये वेपर्स बनेंगे लेकिन इस कंटेनर के अंदर ही रहेंगे। अब ये जो वेपर कंटेनर के अंदर रहते हैं, इन वेपर्स के बनने की वजह से तो ये वेपर्स इसके जो लिड है लिड के साथ भी टकराते हैं, इस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी टकराते हैं और ये वेपर्स जो है ये एक दूसरे के साथ भी टकराते हैं। तो इस कोलायन की वजह से ये वेपर्स दोबारा चेंज हो जाते हैं लिक्विड के अंदर। देखिए शुरू में वाटर चेंज हुआ था वेपर्स में, लेकिन जब वेपर्स की मकदार ज़्यादा बनेगी तो ये वेपर्स कोलायन की वजह से दोबारा चेंज हो जाएंगे उसके अंदर लिक्विड वाटर के अंदर, इनकी दोबारा होगी कंडेंसेशन का प्रोसेस। और इस कंडेंसेशन के प्रोसेस के अंदर ये वेपर जो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं ये आहिस्ता आहिस्ता फिर इस लिक्विड के अंदर लिक्विड वाटर में गिरना शुरू हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर रिएक्शन के हम दो स्टेजेस बनाएंगे कि एक यहाँ पर होता है एवापोरेशन, कि वाटर चेंज हो रहा है वेपर्स में, वाटर चेंज हो रहा है वेपर्स में, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं एवापोरेशन का। लेकिन एवापोरेशन के बदले में जो वेपर्स बनते हैं वो आपस में कोलाइड होते हैं और उनकी कोलायन की वजह से वो वेपर्स के अंदर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है और उस कंडेंसेशन से वेपर्स चेंज हो जाते हैं दोबारा वाटर के अंदर। तो अब देखें एक कंटेनर के अंदर दो रिएक्शन हो रहे हैं कि वाटर चेंज हो रहा है वेपर्स में और वेपर्स चेंज हो रहे हैं वाटर में। एवापोरेशन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो इसमें यह होगा कि शुरू में एवापोरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होगा और कंडेंसेशन का प्रोसेस कम होगा, लेकिन थोड़ी सी टाइम के बाद जितना प्रोसेस एवापोरेशन का होगा बिल्कुल उतना ही प्रोसेस होगा कंडेंसेशन का। मतलब जिस रफ्तार में लिक्विड वाटर चेंज होगा वेपर्स में, बिल्कुल उसी रफ्तार से, बिल्कुल उसी रेट से जो वेपर्स होते हैं वो कंडेंसेशन के प्रोसेस से चेंज हो जाएंगे लिक्विड वाटर के अंदर। तो जब ऐसी कंडीशन गेन करेंगे तो वहाँ पर इस रिएक्शन को हम इस तरह डिनोट करेंगे कि वाटर, इसका एक एरो हम डालेंगे फॉरवर्ड रिएक्शन शो करने के लिए, एवापोरेशन शो करने के लिए, और दूसरा एरो डालेंगे बैकवर्ड रिएक्शन यानी कंडेंसेशन शो करने के लिए। तो ये वाटर और वेपर्स के दरमियान रिएक्शंस को यूँ शो करते हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन से वाटर चेंज होगा वेपर्स में और बैकवर्ड रिएक्शन से वेपर चेंज हो जाएंगे वाटर के अंदर। फॉरवर्ड रिएक्शन एवापोरेशन का है और बैकवर्ड रिएक्शन कंडेंसेशन का है। तो इस केस में देखें जितना वाटर चेंज हो रहा है वेपर्स में, बिल्कुल उसी मकदार में वेपर चेंज हो रहे हैं वाटर में। तो जब कोई रिएक्शन ऐसी स्टेज गेन करे तो इस स्टेज को नाम देते हैं इक्विलिब्रियम का। अब इस इक्विलिब्रियम स्टेज अगर कोई रिएक्शन गेन करे तो उसके बाद से इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर या रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कोई भी तब्दीली नहीं आती। इक्विलिब्रियम गेन करने के बाद जब एक रिएक्शन को देखते हैं तो यूँ लगता है कि ये रिएक्शन बिल्कुल रुका हुआ है, हालांकि हकीकत में वो रिएक्शन रुका हुआ नहीं होता। उसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ये दोनों बराबर होते हैं
और इन दोनों के बराबर होने की वजह से रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मकदार कांस्टेंट रहती है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आती, तो देखने से वो रिएक्शन बिल्कुल रुका हुआ लगता है। तो जो केमिकल रिएक्शंस की टाइप से केमिकल इक्विलिब्रियम की इंट्रोडक्शन की हमने और फिर इस एग्जांपल से इंट्रोडक्शन की, तो यहाँ से हम केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में 2 पॉइंट्स निकालेंगे कि सबसे पहली चीज़ ये है कि स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, स्टेट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन कि रिवर्सिबल रिएक्शन की या इनकम्प्लीट रिएक्शन की ऐसी हालत जिसमें अपोजिंग रेट्स ऑफ रिएक्शन, अपोजिंग रेट्स ऑफ रिएक्शंस आर सेम, कि जिसमें जो मुखालिफ रिएक्शंस होते हैं उनकी रफ्तार बराबर हो। मुखालिफ रिएक्शन से मुराद फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन। और दूसरे नंबर पर यह है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट, कि इनकम्प्लीट रिएक्शन की एक ऐसी हालत जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार बराबर हो और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की मकदार कांस्टेंट रहे, तो रिवर्सिबल रिएक्शन की ऐसी हालत को नाम देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर अपने अख्ताम को पहुंचता है। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर डायनेमिक इक्विलिब्रियम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।